Hello students, welcome to VS classes. Welcome to VS classes. बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 3 इज ओवरहेड कॉस्ट और चैप्टर नंबर 4 इज मार्जिनल कॉस्ट. इन दो चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को अपन कंप्लीट करेंगे बेटा. चलिए समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, ओवरहेड कॉस्ट. सबसे पहले तो मैं आपको ओवरहेड वर्ड का मतलब बता दूं. ओवरहेड वर्ड का मतलब होता है बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे बांटा जाता है प्रोडक्ट में, वो चीज हमें ओवरहेड से पता चलती है. समझते हैं, सारी चीजें हम समझ जाएंगे. द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड. अब ये कहता है बेटा किसी भी कॉस्ट सेंटर की जो कॉस्ट होती है या जो कॉस्ट यूनिट की कॉस्ट होती है, मतलब वो स्पेसिफिक कॉस्ट जो किसी कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड होती है. बेटा तीन अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं: कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट अपोर्शनमेंट एंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन. तो मैं आपको कॉस्ट एलोकेशन का मतलब बताता हूं. जो कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड हो किससे, किसी कॉस्ट सेंटर से. जो कॉस्ट स्पेसिफिकली हमें बताओ कि ये इस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट है, तो उस कॉस्ट को क्या करते हैं, उस कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन. उस कॉस्ट को क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है. फिर हम बोलते हैं कॉस्ट अपोर्शनमेंट. जैसे बेटा कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें डायरेक्टली नहीं पता होता कि वो कौन से कॉस्ट सेंटर से रिलेट करती है, तो उन्हें हम प्रपोर्शनेटली बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो वो क्या कहलाता है, कॉस्ट का अपोर्शनमेंट. और एब्जॉर्प्शन, बेटा एब्जॉर्प्शन किसका किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है ओवरहेड्स का. ठीक है सर, तो चलिए स्टार्टिंग से चलते हैं. सबसे पहले मैंने आपको ये कुछ बेसिक चीजें थी जिनमें सबको कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने आपको ये अलग से समझा दिया. क्वेश्चन नंबर 1, द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड. किसी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट से की स्पेसिफिक आइटम क्या किया जाता है बेटा, आंसर इज ए, कॉस्ट एलोकेशन. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि पैकिंग कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 2, पैकिंग कॉस्ट किससे रिलेट करती है. तो बेटा कि पैकिंग कॉस्ट, बेटा पैकिंग कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का भी पार्ट हो सकती है, पैकिंग कॉस्ट सेलिंग का भी पार्ट हो सकती है, और पैकिंग कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का भी पार्ट हो सकती है. बेटा अगर ये प्राइमरी पैकिंग है, हम कहते हैं कि अगर ये प्राइमरी पैकिंग है तब तो ये प्रोडक्शन का ही पार्ट है. जैसे अपन कहते हैं कि भाई पानी बेचने वाला है, जब तक वो बॉटल नहीं देगा तब तक पैक ही नहीं हो सकता, कैसे सेल करेंगे. सेलिंग कॉस्ट,
कई बार स्पेसिफिक पैकिंग की डिमांड की जाती है। वो कौन सी कॉस्ट है? सेलिंग की कॉस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर एक कवर लगा हुआ आता है, फ्लिपकार्ट का बॉक्स लगा हुआ आता है ब्राउन कलर का, या फ्लिपकार्ट की थैली लगी हुई आती है, तो वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट की पैकिंग अलग है, लेकिन फ्लिपकार्ट का जो डब्बा लगा हुआ था दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो इट मे बी, आंसर क्या हो जाएगा? इट मे बी एनी ऑफ द अबव अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड का आंसर होगा डी, कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट भी हो सकती है, सेलिंग कॉस्ट भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी हो सकती है, और एनी ऑफ द अबव। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ। डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन और एक्सपेंसेस किसका पार्ट है? प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट है? बेटा डायरेक्टर्स का काम ही क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन करना। आंसर नंबर बी, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, चार्जिंग टू ए कॉस्ट सेंटर that those overheads those are solely existence of such cost center। वो खर्चे, वो ओवरहेड्स जो स्पेसिफिकली किसी कॉस्ट सेंटर से रिलेट करते थे। अभी अभी बताया था, जब स्पेसिफिकली हो तो वो क्या होता है? एलोकेशन। उनको एलोकेट किया जाता है। पांचवा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब, एब्जॉर्प्शन को क्या, एब्जॉर्प्शन को कॉस्ट सेंटर में चार्ज किया जाता है ओवरहेड को, या कॉस्ट यूनिट में किया जाता है? तो ओवरहेड को किया जाता है चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट। फिफ्थ का आंसर है बी, फोर्थ का आंसर था ए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन, बेटा बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, मटेरियल के बेस पे, लेबर के बेस पे, मशीन आवर के बेस पे, बहुत सारे। डू यू सजेस्ट ए कंसर्न विच प्रोड्यूस ओनली वन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट? केवल एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाता है, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस के बेस पे चार्ज करे, लेबर के बेस पे चार्ज करे, मशीन आवर के बेस पे चार्ज करे, या ए रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट? बेटा हर यूनिट, क्योंकि उसका यूनिट क्या है? सेम है। और कैसा प्रोडक्ट है? सिंगल प्रोडक्ट है। या आप ऐसा बोल दो कि साहब यूनिफॉर्म प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आंसर क्या होगा? डी, ए रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 7, when the amount of under absorption और over absorption। under absorption और over absorption का मतलब क्या होता है? एक्चुअल ओवरहेड और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्या हो? डिफरेंट हो, तो फिर उसे बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन। तो अगर ये रेट अमाउंट है वो सिग्निफिकेंट है, बड़ा अमाउंट है, तो फिर उसे दोबारा बांट देना चाहिए, दोबारा एब्जॉर्ब कर देना चाहिए। किससे एब्जॉर्ब कर देना चाहिए? सप्लीमेंट्री रेट से। अदरवाइज आप उसे P&L में भी ट्रांसफर कर सकते हो, अगले साल के लिए डेफर भी कर सकते हो, बट अगर अमाउंट सिग्निफिकेंट है तो उसे सप्लीमेंट्री रेट से दोबारा एब्जॉर्ब कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, when the amount of overhead absorbed is less than overhead incurred। अभी अभी मैंने कहा था कि जितना ओवरहेड इनकर हुआ है, अगर आपने एब्जॉर्प्शन उससे कम किया है तो वो क्या कहलाएगा? अंडर एब्जॉर्प्शन। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, 8 का आंसर ए।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा, वेयर हाउस एक्सपेंस किसका एग्जाम्पल है? क्या प्रोडक्शन करने के लिए वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है? नहीं। क्या सेल करने के लिए वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है? नहीं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन, आपका प्रोडक्ट बनके तैयार है, अब आपको डिलीवरी देनी है, तो डिलीवरी के लिए हो सकता है पहले प्रोडक्ट आपको अपने वेयर हाउस में रखना पड़े, जब आपको डिलीवरी का ऑर्डर आएगा तो आप डिलीवर कर देंगे, उसके लिए आपको वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा सी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होता है वेयर हाउस। क्वेश्चन नंबर 10, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या पर यूनिट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या वर्क्स कॉस्ट का परसेंटेज भी हो सकता है? हो सकता है। क्या सेलिंग प्राइस का परसेंटेज भी हो सकता है? हो सकता है। तो आंसर इज डी, एनी ऑफ दीज, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आ गया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट किसका पार्ट होती है? प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट प्रोडक्शन का पार्ट होती है बेटा। आज पेप्सी की जो पैकेट बॉटल बनाता है ना, उसको बॉटल बनानी ही पड़ेगी, वो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है बॉटल। पेप्सी का जो बनाएगा वो तो बनाएगा, साथ में खाली बॉटल भी बनाएगा, या खाली बॉटल, वो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट का ही पार्ट है। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका आंसर क्या था? 11 का आंसर भी था डी। क्वेश्चन नंबर 12, चेयरमैन्स रेम्युनरेशन एंड एक्सपेंस। बेटा चेयरमैन का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन करना। वो ना तो प्रोडक्शन करेगा, वो ना डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ना सेलिंग करेगा। तो डायरेक्टर और चेयरमैन दोनों ही कौन सी कॉस्ट का पार्ट होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट रेफर्स टू द डिफरेंस। बेटा नॉर्मल कैपेसिटी, देखो एक तो मैं कहूं कि मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी, जैसे मेरी कैपेसिटी है, मैंने जो फैक्ट्री लगा रखी है उसमें 1000 यूनिट बन सकती है एक महीने में, सॉरी 1 लाख यूनिट। प्रैक्टिकली ये तो कंपनी ये बता रखी है किसने? मशीनों वाली कंपनियों ने। प्रैक्टिकली मैं कहूं कि पूरा काम करें तो 90,000 बनती है प्रैक्टिकली, तो इससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकती, हमने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। लेकिन इसमें से भी 10,000 यूनिट जितना टाइम मेरे वर्कर किस में निकाल देते हैं? आइडल टाइम में। तो फिर हम क्या कहते हैं कि साहब जो हमारी 80,000 यूनिट है, 80,000 यूनिट, वो कौन सी यूनिट होती है? वो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है, कि प्रैक्टिकली हम 90,000 बना सकते हैं, लेकिन 10,000 का आइडल टाइम हो जाता है, तो नॉर्मली हम 80,000 यूनिट बना पाते हैं। आंसर इज सी ऑप्शन, 13 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड आउट द फॉलोइंग और साइंटिफिक और एक्यूरेट मेथड फैक्ट्री ओवरहेड के लिए सबसे अच्छा। इसका पूछने का मतलब है साइंटिफिक और एक्यूरेट। बेटा मेथड तो सारे ही हो सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक और एक्यूरेट, तो फैक्ट्री में कौन सी चीजें होती है? सबसे इंपॉर्टेंट है मशीन आर। अगर फैक्ट्री में मशीनें अवेलेबल है और आपका काम मशीन पे हो रहा है, तो सबसे बेस्ट होता है मशीन आर रेट पे बांट दीजिए। आंसर इज बी, आंसर इज बी। अगर मशीन आर अवेलेबल है तो, अगर मशीन आर ऑप्शन में नहीं होता तो दूसरा सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होता? लेबर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के रेशियो में। अगर आपको मशीन आर पता है तब तो मशीनें लगी कहां पे रही है बेटा? ओवरहेड का पार्ट है। लेकिन मशीन आर मान लो ऑप्शन नहीं है, या आपकी फैक्ट्री में मशीनों की जरूरत नहीं है, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी होती डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बट मशीन आर दे रखा है तो सबसे प्रायोरिटी होगा मशीन आर्स। ये हमारे चैप्टर नंबर 3 ओवरहेड कॉस्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बेटा मार्जिनल कॉस्ट।
हमारे हम इंपॉर्टेंस के हिसाब से चल रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट आपकी बुक का अलग चैप्टर है, तो आप अपनी बुक में जब क्वेश्चन देखें तो मार्जिनल कॉस्टिंग में देखें, लेकिन मैं आपको चैप्टर नंबर 4 पे करवा रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग। चलिए बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब, मार्जिनल का मतलब आप क्या होता है, हम सबको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट, कि एक यूनिट का अगर प्रोडक्शन में चेंज किया जाए तो कॉस्ट में कितना चेंज होता है। तो बेटा यही तो बात है, कॉस्ट में चेंज होता है प्रोडक्शन की वजह से, तो वो कौन सी कॉस्ट होती है, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो चलिए साहब, पहला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट अंडर मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में एक प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट। बेटा प्राइम कॉस्ट वेरिएबल होती है या नहीं होती, होती है, प्लस वेरिएबल ओवरहेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। अगर तीन दोनों चीजों को जोड़ देते हैं तो सारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। बेटा एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में डिफरेंस ही किसका होता है, फिक्स्ड ओवरहेड का, क्योंकि मार्जिनल फिक्स्ड ओवरहेड को इंक्लूड नहीं करता, वो कहता है सारे फिक्स्ड ओवरहेड एक साथ लेस कर दो, और एब्जॉर्प्शन कहता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का पार्ट होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो किसका डिफरेंस है, फिक्स्ड ओवरहेड का। सेकंड का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, क्या फिक्स कॉस्ट हमेशा ओवरहेड होती है, नहीं, वेरिएबल ओवरहेड भी तो होते हैं। क्या फिक्स कॉस्ट प्राइम कॉस्ट होती है, नहीं। क्या कन्वर्जन, कन्वर्जन में तो वेजेज भी होता है। तो फिर क्या बोले, फिक्स कॉस्ट होती है पीरियड स्पेसिफिक, एक जो पीरियड के लिए, जैसे हम कहें कि साहब 1 साल का रेंट लगेगा, 1 महीने का रेंट लगेगा, तो फिक्स कॉस्ट हमेशा पीरियड स्पेसिफिक होती है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। अब ये कह रहा है कि बेटा व्हेन द सेल्स एंड प्रोडक्शन इन यूनिट्स आर सेल, जैसे आपने 1000 यूनिट बनाई और 1000 यूनिट यहां तो मैं कहता हूं प्रोडक्शन किया, और यहां मैं कहता हूं सेल भी कर दी, तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई और फिक्स कॉस्ट भी आ गई, वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई और फिक्स कॉस्ट भी आ गई। तो बेटा जब प्रोडक्शन और सेल दोनों सेम हो तो फिर चाहे आप, मैं हमेशा एक बात ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में फर्क केवल होता है फिक्स कॉस्ट की वजह से, और वो भी जो स्टॉक में जुड़ी हुई हो, क्योंकि मार्जिनल कहता है कि प्रोडक्ट में केवल वेरिएबल कॉस्ट होती है, एब्जॉर्प्शन कहता है वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट होती है, तो जो स्टॉक में जुड़ा हुआ है उससे। लेकिन जितना बनाया उतना सेल हो गया, तो फिर मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों ही हमेशा सेम होते हैं। तो फोर्थ का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि व्हेन सेल्स एक्सीड प्रोडक्शन, व्हेन सेल्स एक्सीड प्रोडक्शन, जब सेल्स प्रोडक्शन से ज्यादा हो, जब सेल्स है वो प्रोडक्शन से ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा, अगर सेल्स प्रोडक्शन से ज्यादा है तो क्या होगा। तो हमने एक बात कही बेटा, सेल्स प्रोडक्शन से ज्यादा है मतलब स्टॉक क्या है, कम है, स्टॉक कम हो गया साहब, स्टॉक कम हो गया मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, तो किसकी वैल्यू,
मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि मार्जिनल में फिक्स कॉस्ट तो उतनी है लेकिन सेल ज्यादा हो गई, और एब्जॉर्प्शन में क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक जितना भी कम होता है उतना ही प्रॉफिट कम होता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए, मार्जिनल कॉस्ट प्रॉफिट इज हायर देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर सेल कम होती प्रोडक्शन से तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता, और क्लोजिंग स्टॉक किसका ज्यादा होता है? एब्जॉर्प्शन का ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट जुड़ी हुई होती है, और जिसमें क्लोजिंग स्टॉक जिसका ज्यादा होता है उसका प्रॉफिट ज्यादा आता है। लेकिन अगर सेल ज्यादा होगी मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम है, और क्लोजिंग स्टॉक कम है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, which of the following factor responsible for change in break even point? इनमें से कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है चेंज इन द ब्रेक इवन पॉइंट के लिए? ब्रेक इवन पॉइंट, अब ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले में क्या आता है बेटा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर फिक्स कॉस्ट में चेंज होता है तो ब्रेक इवन पॉइंट चेंज होगा, अगर सेलिंग प्राइस में चेंज होता है तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है तो भी कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन, तो आंसर इज डी, 5 का आंसर था ए। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इफ द सेल्स आर 90,000, सेल्स कितनी है? 90,000। फिर ये कहता है वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 75%। इसका मतलब पीवी रेशियो कितना है? 25%। या बोल दो कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन का रेशियो सेम ही होता है 25%। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 90,000 का 25% 22,500। तो बी का आंसर हो जाएगा 22,500। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट, बेटा वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट सेम रहती है। जैसे हम कहते हैं कि साहब 1 यूनिट पे लेबर कितना लगने वाला है, तो 8 रुपीज पर यूनिट, मटेरियल 10 रुपए पर यूनिट। तो अब जितनी यूनिट चेंज होगी उससे मल्टीप्लाई होता जाएगा, पर यूनिट हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पे फिक्स्ड होता है। आगे चलते हैं, आंसर क्या हो गया? इसका आंसर था बी और इसका आंसर भी था बी। 7 का आंसर भी बी और 8 का आंसर भी बी। क्वेश्चन नंबर 9, पीवी रेशियो बताओ। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,50,000 की सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट 50,000, तो 1 लाख का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 66.667%। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 10, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो द फॉलोइंग बेसिस। क्या मार्जिनल कॉस्ट एलिमेंट वाइज चलती है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड? नहीं। क्या काम के हिसाब से चलती है? नहीं। आइडेंटिफाइबिलिटी? नहीं। वो बिहेवियर वाइज होती है। बिहेवियर का मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल, तो ये होता है बिहेवियर वाइज। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11, पीवी रेशियो इंक्रीज होगा
बेटा पीवी रेशियो कब आता है? सेल्स माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कॉन्ट्रीब्यूशन, तो फिक्स कॉस्ट से तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगा तो बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन कम ही होगा, तो यहां तो कम हो जाएगा। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट कम होता है तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो पीवी रेशियो भी बढ़ेगा। 11 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 12, द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट इज एडॉप्टेड। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब, मैं कहता हूं बेटा मुझे दो काम करने हैं, ए वर्क या बी वर्क। ए काम करता हूं, ए में मुझे ए का मतलब है 8000 यूनिट बनानी है, बी का मतलब मुझे 9000 यूनिट बनानी है। तो अगर मैं 8000 यूनिट बनाता हूं तो कॉस्ट आती है 70,000, बी बनाता हूं 9000 बनाता हूं मतलब, तो मेरी कॉस्ट आती है 75,000। इसका मतलब 1000 यूनिट की अगर बात की जाए तो आपकी कॉस्ट पे कितना फर्क पड़ेगा? 5000। तो दो ऑल्टरनेटिव में कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कहलाता है डिफरेंशियल कॉस्ट। तो बोलते हैं टू मेक चॉइस बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ टू ऑल्टरनेटिव इज नोन। दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया सेम, दो ऑल्टरनेटिव के बीच में जो डिफरेंस होता है कॉस्ट में वो डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाता है। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 14 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पीवी रेशियो पूछा है। अभी अभी बात की थी, पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या हो जाएगा? 3 लाख अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 20%। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कह रहा है? वेरिएबल कॉस्ट अगर 40% है तो हम कहते हैं बेटा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। अब सेल्स अगर 100% है, वेरिएबल कॉस्ट 40% है, तो कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा? 60%। तो डेट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। सेल्स का मतलब 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल्स टू पीवी रेशियो। तो 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू पीवी रेशियो 60%। 15 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए बेटा, फिक्स कॉस्ट कितना है? बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है? बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो 30,000 अपॉन 20%, दैट इज 1,50,000। आंसर इज बी। आंसर इज बी, 1,50,000। क्लियर है? तो बस इतना ही। ये हमारा आज का आपका बेटा क्लास नंबर 2, ये हमारा क्रैश कोर्स का आपका क्लास नंबर 2 था। ठीक है, पहली क्लास हमने डिस्कस कर ली थी, सेकंड क्लास आपकी हो गई। बेटा मैं आपको साथ साथ एफए के एमसीक्यू भी भेजता जा रहा हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी, वो भी आप पढ़ते जाइए। और वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।